नमस्कार दोस्तों, आपका आपके YouTube चैनल इग्नू नोट्स फॉर यू में हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने इग्नू के दोस्तों के साथ इस चैनल को खासकर शेयर कीजिए क्योंकि मैं इग्नू से रिलेटेड नोट्स लाता रहूँगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा क्योंकि ये जो पढ़ाऊँगा मैं आपको वो सारे नोट्स आपको मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूँगा। चलिए अभी शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम BHIC 101 की यूनिट नंबर 8 देखेंगे, जिसका नाम है वैदिक काल 1। अभी तक हमने हड़प्पा काल देखा था, अभी हम आज से वैदिक काल देखेंगे। वैदिक काल 1 आज की इस यूनिट में हम सबसे पहले प्रस्तावना देखेंगे, स्रोत देखेंगे। साहित्यिक स्रोत स्रोत दो प्रकार के होते हैं, साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत, दोनों के बारे में पढ़ेंगे। आर्यों का आक्रमण कल्पित या वास्तविक, आर्यों ने आक्रमण किया भी था या ये सब कुछ कोरी कल्पना है। अर्थव्यवस्था, वैदिक समाज की अर्थव्यवस्था कैसी थी, वैदिक समाज कैसा था, कैसे रहते थे। राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार थी, वैदिक समाज में या वैदिक काल में धर्म किस प्रकार था। अभी सबसे पहले हम कवर करेंगे प्रस्तावना। 2000 से 1000 BC की सभ्यताओं में हड़प्पा सभ्यता के सिवा कोई लिखित प्रमाण नहीं है, अतः इनके बारे में केवल पुरातात्विक साक्ष्यों से ही जानकारी मिलती है। अभी तक हड़प्पा सभ्यता के पीछे की जितनी भी सभ्यताएं थी उनमें कोई भी लिखित चीज़ें नहीं मिली थी, हड़प्पा सभ्यता में लिखित चीज़ें मिली हैं। अभी हम धार्मिक अभिलेखों के आधार पर आगे की सभ्यताओं का अध्ययन करेंगे और पुरातात्विक साक्ष्यों द्वारा उनकी पुष्टि भी करेंगे। ऋग्वेद प्राचीनतम संग्रह है, अतः हम पहले ऋग्वेद का ही अध्ययन करेंगे ताकि प्रारंभिक वैदिक काल के विषय में जानकारी मिल सके और उसके बाद अन्य वेदों का अध्ययन करेंगे। आर्यों को वेदों का रचयिता माना जाता है, साथ ही यह बहुत समय तक समझा गया कि भारतीय उपमहाद्वीप की संस्कृति के विकास में आर्यों की प्रमुख भूमिका रही, जो कि ऐसा नहीं था क्योंकि अन्य संस्कृतियों में भी विशिष्ट भौतिक विशेषताएं मौजूद थी जिनका वैदिक काल से कोई संबंध नहीं था। कोई ऐसा सुनिश्चित सांस्कृतिक ढांचा नहीं था जिसे वैदिक संस्कृति या आर्य संस्कृति कहा जा सके। वैदिक समाज के अंदर भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे। प्रारंभिक व्याख्याताओं के अनुसार आर्य पश्चिम एशिया से भारतीय उपमहाद्वीप में आए थे। ये प्रवासी वेदों के रचयिता माने जाते हैं, इसलिए इनको वैदिक जन भी कहा गया था। आर्यों की एक भाषाई समूह जो कि इंडो यूरोपीय भाषाओं को बोलने वाला था समझा गया था। परंपरागत इतिहासकारों एवं पुरातत्ववेत्ताओं द्वारा उनको गैर आर्य हड़प्पावासियों से भिन्न प्रकार माना गया था। यदि साहित्यिक रचनाओं और पुरातात्विक साक्ष्य एक ही काल और क्षेत्र से संबंध हो तो उन्हें मिलाकर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी और विचार मिल सकते हैं। आज हम इन स्रोतों की चर्चा करेंगे। स्रोत, वैदिक समाज के अध्ययन के लिए मुख्यतः हमारे पास दो प्रकार के स्रोत हैं, साहित्यिक और पुरातात्विक। साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत के रूप में 4 वैदिक ग्रंथ हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इनमें ऋग्वेद सबसे प्राचीन रचना है। वेद शब्द संस्कृत के वेद से लिया गया है जिसका अर्थ है ज्ञान होना। वेदों में प्रार्थनाओं और श्लोकों का संकलन है और इनकी रचना बहुत से कवियों और महर्षियों के परिवारों ने देवताओं के सम्मान में किए हैं। इन चारों वेदों को संहिता भी माना गया है क्योंकि उसमें मौखिक परंपरा के प्रतीक हैं। अभी पढ़ेंगे हम ऋग्वेद। ऋग्वेद की रचना लगभग 1500 BC से 1000 BC के मध्य हुई होगी। ऋग्वेद संहिता में 1028 सूतक हैं जिन्हें असमान आकार की 10 पुस्तकों में विभाजित किया गया है, जिनको मंडल कहते हैं। 2 से 7 तक की पुस्तकें सबसे पहले की हैं और ये आरंभिक वैदिक काल से संबंधित हैं। पहले की हैं तो अपने आप आरंभिक वैदिक काल से संबंधित हो गई। विद्वानों का मत है कि ऋग्वेद और ईरान के प्राचीनतम ग्रंथ अवेस्ता को ऋग्वेद से भी पहले की रचनाएं में समान भाषा का प्रयोग हुआ है। इन दोनों ग्रंथों में एक समान बहुभाषा समूह वाले लोगों का वर्णन है। वे पश्चिम एशिया एवं ईरान से भारतीय उपमहाद्वीप की ओर आए जो आर्य कहलाए थे। आर्यों का मूल स्थान एक ही था जहाँ से वे विभिन्न समूह में यूरोप और पूर्व की ओर स्थानांतरित हुए। पुरातात्विक साक्ष्य, पिछले 40 वर्षों में सिंधु एवं घग्गर नदियों के किनारे पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान में उत्खनन द्वारा 1700 BC से 600 BC के मध्य की उन्नत ताम्रपाषाण संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। इन ताम्रपाषाण संस्कृतियों को उत्तर हड़प्पा, गेरू रंग के मर्तबांड यानी OCP, काले और लाल मर्तबांड BRW, चित्रित धूसर मर्तबांड PGW आदि नामों से पुकारा जाता था। ये आप देख सकते हैं, BRW ब्लैक एंड रेड वेयर, PGW
पेंटेड ग्रेवेयर एंड ओसीपी। इन विद्वानों ने वैदिक साहित्य और उत्तर पश्चिम तथा उत्तरी भारत से प्राप्त इन संस्कृतियों के संकेतों का तुलनात्मक अध्ययन करने का प्रयास किया है। आर्यों का आक्रमण कल्पित था या वास्तविक था? ऋग्वेद व अवेस्ता के बीच पाई जाने वाली भाषागत समानता का अनुसरण करते हुए पुरातत्वविदों ने बर्तनों की किस्म, मिट्टी के बर्तनों पर चित्रण और तांबे आदि वस्तुओं के बीच समानता दिखाकर उत्तर हड़प्पा और पश्चिम एशिया ईरानी ताम्रपाषाण संग्रह के मध्य समानता खोजने की कोशिश की है। चित्रित धूसर बर्तनों की संस्कृति को आर्यों के साथ जोड़ा जाता है। आर्य उन लोगों का समूह था जो पश्चिम एशिया से भारत की ओर आया था। ऋग्वेद और अवेस्ता के मध्य भाषागत समानताओं को लेकर कोई विवाद नहीं है, परंतु इस प्रकार की समानता यह नहीं दर्शाती कि विशाल स्तर पर लोग भारतीय उपमहाद्वीप में स्थानांतरित हुए हैं। दूसरा ये कि भारत में ताम्रपाषाण शिल्प अवशेषों और पश्चिम एशिया के शिल्प अवशेषों के बीच समानता कम होना भी विशाल स्तर पर लोगों के स्थानांतरण को नहीं दर्शाता है। आर्य एक खोखली अवधारणा है जो लोगों के बीच भाषागत समानता से संबंधित है। अभी तक हम ऋग्वेद के आधार पर निष्कर्ष निकाल रहे थे, अभी हम उत्खनन द्वारा जो साक्ष्य मिले उनके आधार पर निष्कर्ष निकालेंगे कि आर्यों ने आक्रमण किया था या नहीं किया था। प्रारंभिक विद्वानों का विश्वास था कि इंडो आर्य हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण थे। उन्होंने हड़प्पा के नगरों तथा शहरों का सर्वनाश किया, लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य में किसी बाहरी शक्ति के आक्रमण का प्रमाण नहीं मिला। ये हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, हड़प्पा सभ्यता पार्ट 3 में, कि कोई आक्रमण नहीं हुआ था। अगर चित्रित दूसर मर्दबान संस्कृतियाँ आर्यों से संबंधित होती तो ये मर्दबान बहावलपुर और पंजाब में भी मिलने चाहिए थे, क्योंकि आर्यों के स्थानांतरण का रास्ता यहीं से था। आप देख सकते हैं आर्य कहाँ से किस प्रकार से भारत में प्रवेश किया था। उन्होंने पंजाब से प्रवेश किया था, तो यहाँ भी होने चाहिए थे। लेकिन ये मर्दबान केवल हरियाणा, ऊपरी गंगा के थाल और पूर्वी राजस्थान से प्राप्त होते हैं। उत्तर हड़प्पा और हड़प्पा काल के बाद की ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता के बीच अंतराल था। भगवानपुरा, ददेरी, हरियाणा, मंडा में की गई हाल की खुदाइयों से पाया गया है कि उत्तर हड़प्पा और चित्रित दूसर मर्दबान संस्कृति के अवशेषों को बिना किसी रुकावट के एक साथ पाया गया है। इस प्रकार आक्रमण की अवधारणा को खुदाइयों के आधार पर सिद्ध नहीं किया जा सकता है। पुरातत्व में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता जिससे यह सिद्ध हो कि 1500 BC के आसपास मध्य या पश्चिमी एशिया से भारतीय उपमहाद्वीप में बड़े पैमाने पर लोगों का स्थानांतरण हुआ था। इस बात का कोई पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिलता कि आर्यों ने हड़प्पा की सभ्यता का विनाश करके एक नई भारतीय सभ्यता की स्थापना की थी। ऋग्वेद में बार बार विभिन्न दलों के बीच संघर्ष और लड़ाइयों का वर्णन आया है, किंतु आर्यों और अनार्यों तथा उनकी संस्कृतियों के बीच कथित मुठभेड़ों का कोई विवरण पुरातत्व में भी नहीं मिलता है। फिर भी चूंकि ऋग्वेद धार्मिक श्लोकों का प्राचीनतम उपलब्ध संग्रह है, अतः इसका ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में महत्वपूर्ण स्थान है। ऋग्वेद में प्रारंभिक वैदिक समाज की अर्थव्यवस्था, सामाजिक संगठन, राजपरंपरा और राजनीतिक संगठन, धार्मिक ब्राह्मणकीय विश्वासों आदि के बारे में जानकारी देखेंगे। अब हम ऋग्वेद के अनुसार वैदिक समाज की अर्थव्यवस्था देखेंगे। सबसे पहले प्रारंभिक वैदिक समाज पशुपालन पर आधारित था। पशुओं को पालना ही उनका मुख्य पैसा था। एक चारावाई समाज कृषि उत्पादों की तुलना में पशुधन पर अधिक निर्भर करता था। ऋग्वेद में बहुत सी भाषागत अभिव्यक्तियां गाय गौ से जुड़ी हुई हैं। गोधन संपन्नता के प्रधान प्रतीक थे। एक संपन्न आदमी गोधन का स्वामी गोमत कहलाता था। गोधन पर अधिकार समुदायों के मध्य असंतोष का आधार होता था तथा कभी कभी इसको लेकर कबीलों के बीच संघर्ष एवं युद्ध छिड़ जाते थे। ऋग्वेद में पाणी शब्द का प्रयोग हुआ है, जो वैदिक जनों के शत्रु थे। वे आर्यों से धन, विशेषकर गायों को पर्वत जंगलों में छिपा लेते थे। राजा या मुखिया को गोपति कहा जाता था, जो गायों की रक्षा करता था। ऋग्वेद में गोधूली शब्द का प्रयोग समय को मापने के लिए हुआ है। आज भी हम बोलते हैं गोधूली बेला, वो समय के मापन के लिए है। दूरी को गौती नाम दिया गया है। पुत्री को दुहिता कहा गया है, क्योंकि वह दूध दूहने का काम करती थी। ये सारे शब्द गौ से बने हुए हैं। इससे लगता है कि ऋग्वेद कालीन जीवन में महत्वपूर्ण कार्य गोपालन था। ऋग्वेद में कृषि गतिविधियों से जुड़े संदर्भ बहुत ही कम मिलते हैं। उनमें से अधिकतर बाद के काल से संबंधित है। यव यानी जौ के अतिरिक्त अन्य किसी अनाज का वर्णन नहीं मिलता। प्रारंभिक वैदिक काल के लोगों को तांबे की जानकारी थी, परंतु ये औजार लोहे के औजारों की तुलना में कम उपयोगी थे। पत्थर के औजार कुल्हाड़ी का उपयोग किया जाता था।
आग का प्रयोग जंगल जलाने के लिए किया जा रहा था और झूम खेती का प्रयोग प्रारंभ हो गया था। इस क्षेत्र में वर्षा कम होती थी तथा ऋग्वेद में वर्णित नदियां सतलुज, सिंध, घग्गर और रावी आदि के बहाव में जल्दी जल्दी परिवर्तन होता था। इस प्रकार ग्रंथों में वर्णित हंसिया, कुदाल और कुल्हाड़ी का प्रयोग शायद जंगलों को काटकर साफ करने के लिए या झूम खेती के लिए करते थे। पशुचारण एवं परिवर्तित खेती के साक्ष्यों से स्पष्ट है कि लोग खानाबदोश या अर्ध खानाबदोश स्थिति में रहते थे। साहित्यिक और पुरातात्विक साक्ष्यों से स्पष्ट है कि लोग कृषि पर आधारित स्थायी जीवन नहीं बिता रहे थे। आबादी के गतिशील चरित्र के बारे में विष शब्द से भी समझा जा सकता है कि जिसका तात्पर्य बस्ती था, यानी विष शब्द का तात्पर्य बस्ती था। पुनर्विष, उपविष, प्राविष जैसे प्रत्ययों के लगाकर प्रयोगों से बस्तियों के उपविभाजन का बोध होता था, जिसका तात्पर्य पास बसना एक बस्ती के, पुनर्प्रवेश करना एक बस्ती में या वापस आना एक बस्ती को, इस प्रकार यूज करते थे। कबीलाई संघर्ष के कारण पराजित या अधीन समूह द्वारा विजित सरदारों को बलि के रूप में नजराना या अदायगी देनी पड़ती थी। कबीले का मुखिया सम्मान प्राप्त करने के लिए उत्सव के अवसरों पर अपने कबीले के सदस्यों को भोज कराता था और उनको उपहार देता था। इस काल में व्यापार एवं व्यवसाय की हालत कमजोर थी। भूस्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत संपत्ति का कोई सिद्धांत नहीं था। प्रारंभिक वैदिक समाज कबीलाई समाज था तथा वह जातीय एवं पारिवारिक संबंधों पर आधारित था। विभिन्न व्यवसायिक गुट अर्थात मुखिया, पुरोहित, कारीगर आदि एक ही जन समुदाय के किसी हिस्से थे। कबीले के लिए जन शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। कबीले में पारस्परिक संघर्ष सामान्य थे, जैसे दशराज युद्ध के वर्णन में भरत, पुरु, यदु, द्रयु, अनु और तुर्वासु जैसे कबीलों के नाम प्राप्त होते हैं। कबीलों का मुखिया राजा या गोपति युद्ध में नेता और कबीले का रक्षक था। राजा का पद अन्य व्यावसायिक समूह की भांति पैतृक नहीं था, बल्कि जन के सदस्यों में से चुना जाता था। कुल या परिवार समाज की प्रारंभिक इकाई थी और कुलप अर्थात परिवार का सबसे बड़ा पुरुष परिवार का मुखिया था, जो परिवार की रक्षा करता था। कबीला जन, कबीलाई इकाई, विश, ग्राम, गांव, परिवार, कुल, परिवार का मुखिया, कुलप आदि शब्दों का यूज करते थे। समाज पितृसत्तात्मक था। पुत्र की प्राप्ति लोगों की सामान्य इच्छा थी, जैसे आज भी है कई जगह पर पुरुष को महत्व दिया जाता था। इसका पता उन श्लोकों से लगता है जिनको पुत्र प्राप्ति के लिए लगातार प्रार्थना में प्रयोग किया जाता था। महिलाएं पिता, भाई और पति पर निर्भर रहती थी। समाज में महिलाओं का काफ़ी महत्व था। वे शिक्षित थी और वे सभाओं में भाग लेती थी। कुछ ऐसी महिलाओं के भी दृष्टांत मिले हैं जिन्होंने श्लोकों का संकलन किया है। उनको अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार था और वो देर से विवाह कर सकती थी। शिक्षा का मौखिक रूप से आदान प्रदान किया जाता था। ऋग्वेद में भिखारियों, मजदूरी पर काम करने वालों या मजदूरी का कोई दृष्टांत नहीं मिलता है। समाज में आर्थिक असमानता थी। कुछ धनी लोग रथों, पालतू पशुओं, गायों, बैलों आदि के स्वामी थे और इन वस्तुओं को भेंट या उपहार में भी देते थे। ऋग्वेद के रचनाकारों ने स्वयं को अन्य मानव समुदायों, जिन्हें उन्होंने दास और दस्युका से पृथक रखा है, रचनाकार थे, उन्होंने उनको अलग कर दिया था। दासों को काला, मोटे होठों वाला, चपटी नाक वाला, लिंग पूजक और अशिष्ट भाषा वाला कहकर वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में एक अन्य वर्ग पणिस के विषय में जानकारी मिलती है, जो धन और पशुओं के स्वामी थे। कालांतर में पाणी शब्द व्यापारियों और धन संपत्ति से जुड़ गया है। इन समुदायों में आपसी झगड़े और मैत्रियां होती रहती थी और उन्हें विभिन्न जातियों या भाषाई वर्गों के रूप में नहीं बांटा जा सकता था। ऋग्वेद का सबसे प्रमुख नेता सुदास था, जिसने 10 राजाओं की लड़ाई में भरत कुल का नेतृत्व किया था। उनके नाम के अंत में प्रयुक्त दास शब्द से लगता है कि उनका दासों से कुछ संबंध था। विभिन्न व्यावसायिक समूह जैसे कि कपड़ा बुनने वाले, लोहार, बढ़ई, चर्मकार, रथ बनाने वाले, पुजारी आदि का भी वर्णन हुआ है। सारथी का समाज में विशेष स्थान था। अभी देखेंगे ऋग्वेद के अनुसार वैदिक समाज में राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। ऋग्वेद में दोहरा सामाजिक विभाजन मिलता है। प्रथम राजन्य या वे जो युद्ध करते थे, जिन्होंने उच्चवंशीय परंपरा प्राप्त की, और शेष कबीले के साधारण सदस्य या विश, जिन्हें छोटी वंशीय परंपरा प्राप्त की थी। यद्यपि समाजक्रम में किसी गुट के विशेष स्थान नहीं दिया गया था, परंतु लगातार कबीलों के पारस्परिक संघर्षों एवं युद्धों ने सामाजिक विभाजन की रचना की है। युद्ध में योद्धा समूह की सहायता के लिए कबीले विशाल स्तर पर यज्ञ या बलि का आयोजन करते थे। इन यज्ञों में पुजारी या पुरोहित
जन समुदाय तथा देवताओं के बीच मध्यस्थ का कार्य करते थे। प्रारंभ में जन समुदाय का प्रत्येक सदस्य बराबर था, लेकिन संघर्षों एवं युद्धों में वृद्धि होने के कारण यज्ञ या बलि का महत्व बढ़ गया और पुरोहित ने समाज में एक विशेष दर्जा हासिल कर लिया। युद्ध आदि होने के कारण राजा के पद का भी विशेष महत्व हो गया और उच्च तथा छोटी वंशीय परंपराओं के बीच विभाजन अधिक स्पष्ट होने लग गया था। ऋग्वेद में कबीलाई भाषाओं के लिए गण, विधाता, सभा और समिति जैसे शब्दों का वर्णन है। सभा कबीले के चुनिंदा सदस्यों की परिषद थी, इसलिए यह विशेष थी। समिति संपूर्ण कबीले की परिषद होती होगी। विधाता यह सभा थी जिसमें अन्य वस्तुओं के अलावा छापे से प्राप्त की जाने वाली लूट का वितरण किया जाता था। इन सभाओं का कार्य सरकारी और प्रशासनिक दायित्वों को पूरा करना था। यही अपने जन समुदाय के किसी एक सदस्य को राजा निर्वाचित करने का कार्य करती थी। इस प्रकार वे योद्धाओं की शक्ति पर नियंत्रण रखते थे। प्रारंभिक वैदिककालीन समाज कबीलाई मूल्यों एवं नियमों से शासित होता था, जिसके कारण मोटे तौर पर वर्ग विभेदीकरण नहीं हुआ। ऋग्वेद के अनुसार धर्म, अभी हम धर्म देखेंगे। राजनीतिक व्यवस्था देख ली, अब धर्म क्या था। वैदिक लोग चतुर्दिक प्राकृतिक शक्तियों जैसे वायु, जल, वर्षा, बादल, आग आदि की उपासना करते थे। इंद्र शक्ति का देवता था, उसकी उपासना शत्रुओं का नाश करने के लिए होती थी। वह बादलों का देवता भी था और वर्षा करने वाला था, इसलिए समय समय पर वर्षा के लिए भी कहा जाता था। गण का मुखिया जो युद्ध में सबसे आगे रहता था, उसका प्रतिनिधित्व भी इंद्र के चरित्र में मिलता है। अग्नि आग का देवता, इंद्र के बाद इसका महत्व था। उनको पृथ्वी और स्वर्ग के बीच मध्यस्थ माना जाता था। उनकी उपस्थिति में ही विवाह संपन्न होते थे। आज भी विवाह अग्नि के सामने ही संपन्न होते हैं। अग्नि का पूजन चूल्हे को प्रतीकात्मक महत्व देता था, जिसे गृहस्थ का सबसे आदरणीय केंद्र माना जाता था। चूल्हे में अग्नि होती है। आग गंदगी एवं जीवाणुओं को नष्ट करती है, इसलिए अग्नि को पांचों तत्वों में सबसे पवित्र माना जाता था। प्रारंभिक भारत में अग्नि के महत्व को यज्ञ या बलि से भी संबंधित किया जा सकता है। जो आहुतियां अग्नि को समर्पित की जाती थी, उनसे ऐसा माना गया कि धुएं के रूप में देवताओं तक पहुंच जाती थी। वरुण को जल का देवता माना जाता था। ये वरुण देवता हैं जिनको जल का देवता माना जाता था। यह विश्व की प्राकृतिक व्यवस्था का रक्षक था। यम मृत्यु का देवता था और उसका प्रारंभिक वैदिक धर्म में विशेष महत्व है। ये यम है। दूसरे अन्य बहुत से देवता थे, जैसे सूर्य, सोम, सावित्री, रुद्र आदि। वैदिक धर्म बलिदेय था। बलि या यज्ञों में निम्न कार्यों को संपन्न करने के लिए किया जाता था। ये जो मेन कार्य, इनके लिए बलि दी जाती थी। देवताओं की उपासना करने के लिए, मनोरथ पूरा करने के लिए, युद्ध में विजय, पशुओं, पुत्रों आदि की प्राप्ति के लिए भी बलि दी जाती थी। प्रारंभिक वैदिक काल बलि यज्ञों का बहुत महत्व हो गया, जिसके फलस्वरूप पुरोहितों का महत्व भी बढ़ने लगा। बलिदान बार बार होने के कारण पशुओं के शरीर का ज्ञान भी बढ़ गया। वैदिक लोगों का विश्वास था कि जगत का उद्भव एक विशाल ब्रह्मांडी यज्ञ से हुआ है। आत्मिक उत्थान करने के लिए देवताओं की उपासना नहीं की जाती थी, न ही निराकार दार्शनिक अवधारणा के लिए, अपितु इनकी उपासना भौतिक उपलब्धियों के हेतु की जाती थी। बलि पर आधारित धर्म पशुपालक चारावाह लोगों का धर्म था, यानी चारावाह लोग थे, उनका बलि वाला धर्म था। इस समाज में पशु की बलि सामान्य बात है। जब पशु बूढ़ा हो जाए, वह न दूध दे सकता है, न मांस, न प्रजनन के लिए उपयुक्त रह जाता है। अर्थात जो पशु आर्थिक लाभ के लिए नहीं होते, उनको मारकर उनके मालिकों का बोझ हल्का कर दिया जाता है। इस तरह से पशु बलि बूढ़े जानवर को नष्ट करने के लिए एक तरीका है और इसका समाज में एक महत्वपूर्ण योगदान भी है। लेकिन कृषि प्रधान समाज में पुराने पशुओं का उपयोग खेतीबाड़ी में किया जाता है और वे हल खींचने के काम आते हैं, और इसलिए खेतीबाड़ी वाले समुदाय जानवरों को नष्ट करने के काम को घृणा की दृष्टि से देखते हैं। इस प्रकार वैदिक धर्म पितृसत्तात्मक पशुपालक समाज को उजागर करता है और यह दृष्टिकोण में भौतिकतावादी था। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।